जब भी बाजार में कोई नई थीम आती है, जैसे ईवी या एआई, तो सबकी नजर किस पर होती है? उन्हीं बड़े बड़े नामों पर, है ना? लेकिन सोचिए, क्या असली पैसा कमाने का मौका कहीं और पर्दे के पीछे छिपा हो सकता है? ये सोच थी महान निवेशक पीटर लिंच की। उनका फंडा बड़ा सिंपल था। पीसी बूम के टाइम पर उन्होंने कहा, अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आईबीएम जीतता है या कंपैक, असली विनर तो माइक्रोसॉफ्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि हर कंप्यूटर में उनका ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS तो चलना ही था। और बस यहीं से जन्म हुआ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग के जबरदस्त आइडिया का। तो चलिए आज इसी प्रॉक्सी फ्रेमवर्क को डिकोड करते हैं। पहले समझेंगे कि ये है क्या, फिर 3 मजेदार कंपनियों के उदाहरण देखेंगे और आखिर में सबसे बड़ी सीख क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो आखिर ये प्रॉक्सी आइडिया है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में कहे तो ये हेडलाइंस से परे देखने की एक कला है। असली मौका अक्सर उन गुमनाम हीरोज में छिपा होता है, वो कंपनियां जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी इंडस्ट्री को चला रही होती हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए सोने की खोज में होड़ मची है। अब कोई सोना खोजने वालों पर दांव लगा सकता है या फिर उन पर दांव लगा सकता है जो सबको फावड़े और कुदाल बेच रहे हैं। प्रॉक्सी कंपनियां यही फावड़े बेचने वाली होती हैं। वो किसी थीम का चेहरा नहीं होती, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी जरूर होती हैं। ठीक है, तो अब जरा इसे और ठीक से समझते हैं कि ये प्रॉक्सी स्टॉक होता क्या है। तो प्रॉक्सी स्टॉक सीधे शब्दों में वो खिलाड़ी हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। वो पूरी इंडस्ट्री को दौड़ने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इनकी सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि रेस में कौन जीतेगा, बस इस पर निर्भर करती है कि रेस चल रही है और पूरा सेक्टर आगे बढ़ रहा है। एकदम सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। एक तरफ है ईवी बनाने वाली चमचमाती कंपनी जिस पर सबकी नजरें हैं, ये हुई हेडलाइन कंपनी। और दूसरी तरफ है एक कंपनी जो उस ईवी की बैटरी के लिए जरूरी कंपोनेंट्स बनाती है, ये है प्रॉक्सी कंपनी। बात सीधी है, कार कोई भी कंपनी बनाए, बैटरी के ये पार्ट्स तो लगेंगे ही लगेंगे। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, सीधे एक्शन में आते हैं और अपना पहला उदाहरण देखते हैं, टाइम टेक्नोप्लास्ट। अब टाइम टेक्नोप्लास्ट का प्रॉक्सी एंगल क्या है? देखिए, भारत गैस आधारित इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और ये कंपनी ठीक बीच में बैठी है। ये प्लास्टिक और कंपोजिट से वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे कंपोजिट गैस सिलेंडर, जो इस पूरी इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। अब जरा इसके नंबर्स पर नजर डालिए, कहानी यहीं छिपी है। सेल्स बढ़ी है करीब 1.3 गुना, लेकिन नेट प्रॉफिट देखिए लगभग 1.8 गुना। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी सिर्फ सामान नहीं बेच रही, बल्कि हर बिक्री पर पहले से ज्यादा कमा रही है, मतलब एफिशिएंसी बढ़ रही है। और वैल्यूएशन करीब 24 का पीई, जो काफी आकर्षक लगता है। पीजी रेशो तो 1 से भी कम है, मतलब ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक महंगा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। और आगे का क्या प्लान है? मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि FY26 तक करीब 15% वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है, और जो उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनमें तो 28 से 30% तक की ग्रोथ आ सकती है। कंपनी सीएनजी और हाइड्रोजन सिलेंडर्स जैसे फ्यूचर प्रोडक्ट्स पर भी फोकस कर रही है और FY26 तक 20% ROCE का टारगेट लेकर चल रही है। हाँ, लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो रिस्क क्या है? पहला, प्रमोटर होल्डिंग में हाल ही में करीब 4% की गिरावट आई है, जिस पर नजर रखनी होगी। दूसरा, इनका मुख्य कच्चा माल HDPE क्रूड ऑयल की कीमतों से जुड़ा है, तो अगर क्रूड महंगा होता है तो इनके मार्जिन पर सीधा दबाव आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे प्रॉक्सी स्टॉक पर, अपार इंडस्ट्रीज। ये एनर्जी सेक्टर का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो अपार इंडस्ट्रीज कैसे प्रॉक्सी है? सोचिए, भारत अपने एनर्जी सेक्टर को बदल रहा है, पावर ग्रिड को अपग्रेड कर रहा है, और ये कंपनी क्या बनाती है? वही चीजें जो इस काम के लिए सबसे जरूरी हैं, जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल और हाई एफिशिएंसी कंडक्टर्स। ये इस थीम का एकदम परफेक्ट प्रॉक्सी प्ले है। इसके हाल के परफॉर्मेंस पर एक नजर डालिए। टोटल रेवेन्यू 23% बढ़ा है, जो अच्छा है, लेकिन असली कहानी है इसके कंडक्टर डिवीजन में, जिसने 35% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। यह साफ बताता है कि ग्रिड अपग्रेडेशन की डिमांड कितनी मजबूत है। और जरा इस नंबर को देखिए, 129.6%। ये यूएस मार्केट से इनकी साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ है। मतलब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी जबरदस्त डिमांड है। आगे के लिए भी कंपनी के प्लान काफी बड़े हैं। करीब 1300 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान चल रहा है। और इनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखिए,
वंदे भारत एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर्स, बड़े बड़े नाम हैं। ये बताता है कि कंपनी की मार्केट में कितनी मजबूत पकड़ है। लेकिन यहाँ भी रिस्क फैक्टर कच्चा माल ही है। कंपनी की कुल लागत का लगभग 79% हिस्सा एल्यूमिनियम और कॉपर पर जाता है। और जैसा हम सब जानते हैं, इन मेटल्स के दाम ग्लोबल मार्केट में ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसका सीधा असर कंपनी के मार्जिन पर पड़ सकता है। और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी केस स्टडी पर, श्रीराम पिस्टन्स। ये ऑटो सेक्टर का एक ऐसा खिलाड़ी है जो इकोसिस्टम के बिल्कुल सेंटर में बैठा है। श्रीराम पिस्टन्स का बिजनेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ ये ट्रेडिशनल गाड़ियों के लिए पिस्टन और रिंग्स जैसे सबसे जरूरी इंजन पार्ट्स बनाते हैं, जो इनका मेन बिजनेस है। लेकिन साथ ही ये बहुत स्मार्ट तरीके से ईवी की दुनिया में भी कदम रख रहे हैं और ईवी मोटर्स और कंट्रोलर्स बना रहे हैं। अब इसके भी नंबर्स देख लेते हैं। यहां भी वही कहानी है। मुनाफा सेल्स से ज्यादा तेजी से बढ़ा है और सबसे इंप्रेसिव बात है इनका ऑपरेटिंग मार्जिन, जो 18% से बढ़कर 20% हो गया। ये साफ साफ बताता है कि कंपनी अपने काम में और ज्यादा एफिशिएंट होती जा रही है और वैल्यूएशन अपने सेक्टर के हिसाब से अभी भी काफी रीजनेबल है। आगे की बात करें तो आफ्टर मार्केट से डिमांड वापस आ रही है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन एक चीज पर गौर करना जरूरी है। हाल के सालों में कंपनी की ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। तो इन 3 अलग अलग कंपनियों के उदाहरण देखने के बाद आखिर हम सीखते क्या है? सबसे बड़ा सबक क्या है? देखिए, असली सबक ये है कि कोई भी बड़ी थीम, कोई भी बड़ा ट्रेंड इन्वेस्टिंग के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन असली पैसा, लॉन्ग टर्म रिटर्न हमेशा बिजनेस की क्वालिटी, उसके फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट की काबिलियत से ही बनता है। प्रॉक्सी खोजना तो सिर्फ पहला कदम है। असली मंजिल तो एक मजबूत बिजनेस को खोजना है। तो अगली बार जब कोई नया ट्रेंड बाजार में आए, तो सवाल यह है कि आप सुर्खियों के पीछे भागेंगे या फिर फावड़े बेचने वालों को ढूंढेंगे।